ऐसा ना हो कि सबके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया जाए। मैं 10,000 कमाऊं और बड़े बिल्डर्स जो हैं, बड़े उद्योगपति जो हैं, वो 10 करोड़ कमा रहे हैं और सिर्फ वो 10% देंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसा लोग होंगे, जैसी वेशभूषा, जैसी कमाई, उसके अनुसार उन पर टैक्स लगेगा। तो विधियों का समान संरक्षण भी प्रोवाइड किया गया। आर्टिकल 15 में केवल धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसमें केवल शब्द का तात्पर्य है कि इनके अलावा और चीजों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, नहीं है, उसके आधार पर आपको सिविल सेवा का फॉर्म भरेंगे, आप ग्रेजुएशन पास किए होने चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बाल शोषण और महिला शोषण से संबंधित है, मानव व्यापार से संबंधित है। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, अगर कोई लड़का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए स्कूल टाइम के बाद संभालता है दुकान वगैरह, तो ये विरुद्ध नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं। कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स पर अधिक सीमाएं लगाई गई, यानी एक हाथ से अधिकार दिया गया है तो दूसरे हाथ से छीन लिया गया। ये बिल्कुल सही है और अच्छा भी है कि आपको अधिकार मिला है धर्म की स्वतंत्रता का। इसका मतलब थोड़ी कि दूसरे धर्म को आप गरियाने लगे। आपको अधिकार मिला है कोई भी व्यापार करने का, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप बम बना के कहीं भी फोड़ दीजिए। कहीं व्यापार करने का अधिकार है हमको, कुछ भी करने का। समूह बनाने का अधिकार है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आतंकवादी बनकर के समूह बना जाइए, देश से ब्लास्ट कर दीजिए। ये नहीं होगा भैया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मेंटोर पर। मैं नवाज सर फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं भारत के संविधान की यह श्रृंखला लेकर के। भारत के संविधान की श्रृंखला में आज हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, जिसका वर्णन भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। यह मौलिक अधिकार अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इसमें प्रावधान जो हैं कुछ देशों से सीखे गए हैं, तो इनको संरक्षित और पोषित भी बनाया गया है। क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट इसकी संरक्षक है, इसलिए अलग अलग केसेस का भी इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कई सारे संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसमें अलग आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं और उस पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले परिलक्षित होते हैं। साथ ही साथ यह अधिकार अपने आप में इसलिए भी विशेष है क्योंकि कोई भी संविधान बिना अधिकारों के एक बेहतर संविधान नहीं लगता, और अगर अधिकार हैं तो उनको पोषित होने और संरक्षित किए जाने की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए भरपूर प्रावधान इस संविधान में किया गया था। संविधान सभा में व्यापक चर्चा के दौरान फंडामेंटल राइट्स के विभिन्न आर्टिकल्स को अपनाया गया और इसमें एक मूल अवधारणा रखी गई कि हर व्यक्ति का राजनीतिक और व्यक्तिगत विकास हो सके। इसमें से कुछ अधिकार नागरिकों को भी दिए गए, तो हमने उदारता बरतते हुए विदेशी व्यक्तियों को भी अधिकार संपन्न बनाया हुआ है। क्योंकि ऐसा अगर हम करते कि सिर्फ अपने देश के नागरिकों को ही अधिकार प्रदान करते, तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का कोई लेना देना नहीं होता। फिर हम सिर्फ एक नारे के रूप में ही इसको समाहित कर पाते, सर्वव्यापी नहीं बना पाते। तो आइए देर किस बात की, भारत के संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या विशेषताएं हैं, क्या आर्टिकल्स हैं और किन सीमाओं के बारे में बातें की जाती हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि फंडामेंटल राइट से प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो यह व्यक्ति को न्याय, समानता, बंधुत्व और राज्य मनमानी के विरुद्ध तथा व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, उनकी गरिमा और कल्याण के लिए जरूरी है। फंडामेंटल राइट राज्य के मनमानी के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि आपकी ही चुनी हुई सरकार आपके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन, आपकी अभिव्यक्ति, आपके धर्म, आपके रहन सहन पर कोई प्रभाव पड़े नकारात्मक। इसलिए फंडामेंटल राइट राज्यों पर सीमा की तरह है कि वह एक लिमिटेशन के तहत ही रह करके कार्य करेंगी, उससे आगे नहीं जाएंगी, जिससे कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने में व्यक्ति को क्या हो, तकलीफ हो। तो फंडामेंटल राइट जो है आपका यूएसए के संविधान से सीखा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इसे भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में समाहित किया गया है। आर्टिकल 12 और 13 राज्य के बारे में और संवैधानिकता के बारे में बताते हैं, जिनमें आर्टिकल 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा करता है और देखता है कि अगर वह संवैधानिक अधिकारों और संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानून हैं तो उसको वो अवैध घोषित कर सकता है।
जिसमें आपने देखा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार मिला हुआ है। कई सारे केसेस आए, उनमें से शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ केस, ऐसे कई सारे केसेस आए। फाइनली गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट में संसद संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन जब केशवानंद भारती केस 1973 आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट निकल के आया कि लिमिटेशन आपके ऊपर हम लगाएंगे, और वह लिमिटेशन है संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यह वह है जो भारत के संविधान बनाने वालों की सोच थी, यानी यह देश गणतंत्रात्मक होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, सभी को धार्मिक उपासना और धार्मिक चीजों की स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा। ये सभी क्या है? आपका एक आपका मूल ढांचा हो गया, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव को भी मूल ढांचे के तहत तरह तरह के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना है यह मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी पूरी तरह से मूल ढांचा का शब्द न संविधान में है, न न्यायपालिका ने परिभाषित किया है, अलग अलग फैसले से डिक्लेयर किया है कि ये वाला मामला मूल ढांचे में जाएगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। ये 86वां संविधान संशोधन करके जब एक 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसी के साथ ही आर्टिकल 21 जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उसमें एक संशोधन करके क्लॉज ए लगाया गया और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। फिर हम जानते हैं आर्टिकल 21 जो है आपका गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों के माध्यम से इसको इतना विस्तृत कर दिया है कि यह अधिकार क्या है, सबसे बड़ा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप में यह अधिकारों से भी बड़ा अधिकार है आर्टिकल 21। ठीक है, तो आप एक पॉइंट कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के द्वारा बनाया गया है, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के माध्यम से भी कई सारे अधिकारों को मान लिया जाता है कि उसमें शामिल है। जैसे निजता का अधिकार, पुट्टू स्वामीवाद आया था, पुट्टू स्वामीवाद, उसके तहत आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी समाहित है। फिर उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता लिखा नहीं है आर्टिकल 19 में, फिर भी समाहित है। फिर उसके बाद आप विदेश जाना और फिर विदेश से वापस आना आर्टिकल 21 में, पर्यावरण की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये सारी चीजें समाहित हैं आर्टिकल 21 में। तो इसका बहुत विस्तार किया गया है। मूल संविधान में अगर देखें तो मूल संविधान में जो है आपका 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत जब आपातकाल खत्म हुआ तो 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, उन लोगों ने मिलकर के एक संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के पार्ट 3 से उठा के पार्ट 12 में डाला और आर्टिकल 300A के तहत इसे एक संवैधानिक कानून और कानूनी अधिकार दे दिया, इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया। तो किसी के भी संपत्ति को अधिग्रहित कानून के तहत किया जा सकता है। फिर अगर बात करें कि आखिर मौलिक अधिकारों पर प्रभाव किन किन चीजों का पड़ा, कहां से आया, तो मद्रास अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ 1927 में, वहां से इसके बारे में बात हुई। नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में इस पे बात हुई थी फंडामेंटल राइट। और फिर जब संविधान सभा बनी थी तो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अलग कमेटी बनाई गई थी, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और कई लोग, जेपी कृपलानी वगैरह उसके अध्यक्ष रहे थे। तो उनसे संबंधित यह मामला हो गया कि इनका प्रभाव रहा। तो कौन कौन से अधिकार अभी हैं, तो टोटल 6 हैं। समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है यह राज्य के सामने नकारात्मक टर्म है कि वह भेदभाव नहीं करेगा, उसके ऊपर सीमा है, और यह लिया गया है आपका ब्रिटिशर्स के कानून से। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है अमेरिका से लिया गया है, और यह सकारात्मक टर्म है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा ना हो कि सबके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया जाए, मैं 10,000 कमाऊं और बड़े बिल्डर्स जो हैं, बड़े उद्योगपति जो हैं, वो 10 करोड़ कमा रहे हैं और सिर्फ वो 10% देंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसा लोग होंगे, जैसी वेशभूषा, जैसी कमाई, उसके अनुसार उन पर टैक्स लगेगा। तो विधियों का समान संरक्षण भी प्रोवाइड किया गया। आर्टिकल
आर्टिकल 15 में केवल धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसमें केवल शब्द का तात्पर्य है कि इनके अलावा और चीजों पे भेदभाव किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, नहीं है, उसके आधार पे आपको सिविल सेवा का फॉर्म भरेंगे। आप ग्रेजुएशन पास किए होने चाहिए तो सिविल सेवा का फॉर्म भरेंगे। ये क्या है? केवल के अलावा जो है आपके ऊपर लगाया गया है। फिर यह भी प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, महिलाएं, इनसे संबंधित SC ST से संबंधित कोई स्पेशल प्रोविजन करना हो तो आर्टिकल 15 उनको नहीं रोकता है। भले उनकी जाति वगैरह दूसरी हो, वो उन्हीं को मुख्य धारा में लाने की बात करता है। फिर आर्टिकल 16 अवसर की समानता देता है। इसमें भी आप केवल धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। उसके अलावा शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े आधार पे कर सकते हैं। इसी वजह से 103वां 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपने देखा होगा 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS को क्या किया गया है? 10% आरक्षण दिया गया है शैक्षणिक व्यवस्थाओं में और नौकरियों में। फिर उसके बाद 17 है अस्पृश्यता कांड। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इसकी विशेषता है कि यह राज्य के विरुद्ध भी है और निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध कैसे? कि वह मनमाना रवैया नहीं अपनाएगा, सबको कानून के समान मानेगा समक्ष उसके। फिर व्यक्तियों के विरुद्ध कैसे? अस्पृश्यता कांड, कोई भी व्यक्ति छुआछूत को फॉलो नहीं करेगा, ये व्यक्तियों के भी तो विरुद्ध हुआ ना। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी आदमी किसी के साथ दुर्व्यवहार या मानव व्यापार नहीं करेगा, बच्चों को कारखाने में नहीं रखेगा, ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है। ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत, कोई राय बहादुर, नाइटहुड नहीं है, सभी समान है। सिर्फ शैक्षणिक और सैनिक जो उपाधियां दी जाती हैं वो इनसे अलग हैं। 19 जान ही रहे हैं आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का, समूह बनाने का, रहने का, बसने का, व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। आर्टिकल 20, 21, 22 ये सभी क्या है? स्वतंत्रताओं से संबंधित है, जिसमें गिरफ्तारियों से संरक्षण की बात की गई है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई है, निवारक निरोध कहा गया है, जिसमें 24 घंटे के अंतर्गत आपको न्यायालय को पेश करना होगा अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। हाँ, बहुत कठोर संगीन अपराध किए हैं तो कारण बताने की जरूरत नहीं है पुलिस को। फिर उसके बाद आपको वकील मिलना चाहिए। इस तरह तरह के मुद्दों को लेकर के इसमें डिस्कशन है। फिर उसके बाद आपको कितने महीने तक निवारक निरोध में रखा जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 22 देख रहे हैं आप, ये भी आपका जो है गिरफ्तारियों से संरक्षण से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बाल शोषण और महिला शोषण से संबंधित है, मानव व्यापार से संबंधित है। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, अगर कोई लड़का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए स्कूल टाइम के बाद संभालता है दुकान वगैरह, तो ये विरुद्ध नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं और उसको आगे अभिवृद्धि के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आप उसका जो कार्य कर रहे हैं धर्म के लिए वह स्वतंत्र रूप से हो, जबरदस्ती नहीं हो। अगर अवैध रूप से किसी को प्रलोभन देकर के, लालच देकर के आपने ऐसा काम कराया तो सरकार आपको रोकेगी। इसी वजह से जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है वह भारत से अलग है। भारत कहता है हमारा कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन धर्म में अवैध रूप से कोई कार्य करेगा तो हम रोकेंगे। पश्चिम कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो चाहे वो धर्म वाले लोग करें, धर्म से हमारा बिलगाव है। बल्कि सकारात्मक टर्म में भारत की धर्मनिरपेक्षता जुड़ी हुई है कि कोई भी अवैध तरीके से धर्म को बढ़ाने पोषित करने का प्रयास करेगा तो उसको रोका जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी या बहुसंख्यक समुदाय का आदमी अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है, गवर्न करा सकता है, लेकिन किसी भी सरकारी स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? कि अगर अधिकार है और उसको कोई संरक्षित करने वाला ही ना हो तो काहे का अधिकार? पिताजी कहे तुम मेरे बेटे हो और बेटा है और बाहर पिटा कर आ गया, उसकी गलती नहीं है, तब भी घर आया तो उसको माँ बाप मार रहे हैं। अरे पहले पूछो तो उसकी गलती क्या थी, संरक्षण दो, तब तो उसको फील होगा ना कि परिवार का सदस्य है। सिर्फ परिवार का सदस्य कह देने से वो परिवार का नहीं है, बल्कि उसको संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए, उसको कुछ अधिकार भी मिलना चाहिए। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा,
हाई कोर्ट मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, जबकि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे हाई कोर्ट जाने का अधिकार 226 में है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जो है आपका यहाँ पे देखिए कुछ विशेषताएं हैं, इसमें से कुछ अधिकार आपको नागरिकों को मिला है और कुछ हर व्यक्ति को, जैसे 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिकों को मिला है, बाकी सारे जो बचे अधिकार हैं वो अन्य व्यक्तियों को भी मिला है और सीमित नहीं है। इस पे कुछ युक्त निर्बंधन है। सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में, मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी मामलों में आपको रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलने का अधिकार है। तो नेपाल बॉर्डर खुला है तो खड़े होकर लगे गरियाने नेपालियों को, है नेपाली तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तो भारत की सरकार कहेगी कि नेपाल के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो आप कोई भी क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती की बात और गलत बयानी नहीं करेंगे, हम आपके अधिकार को रोक लेंगे। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध है, जैसे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है, यानी कोई भी राज्य ये नहीं कहेगा बड़े आदमी है तो इनको कम सजा, ये छोटा आदमी है तो ज्यादा सजा, ऐसा नहीं। निजी व्यक्ति, ये अस्पृश्यता का अंत जो है, व्यक्ति एक दूसरे से नफरत नहीं करेगा जाति और धर्म के आधार पे। सम एफआर और पॉजिटिव और सम एफआर निगेटिव, यानी कुछ अधिकार जो है आपके पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और कुछ नकारात्मक है। जैसे विधि के समक्ष समानता को देखें तो यह क्या है, आपका नकारात्मक टर्म है, और विधियों के समान संरक्षण को क्या कहेंगे, सकारात्मक टर्म कहेंगे कि सबको समान संरक्षण दिया जाए। जस्टिबल इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226, स्थायी नहीं है। संसद जब चाहे तो फंडामेंटल राइट को उठापटक कर सकती है, जैसे 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल के बाहर कर दिया। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस जब चला है तो इसमें कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन करिए, लेकिन ऐसे फंडामेंटल राइट जो संविधान की मूल ढांचा से संबंधित हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कानून का शासन होगा, विधि के सामने सब लोग समान होंगे, या कोई भी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह मूल ढांचा है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 और 21 ये क्या है, आपका गिरफ्तारियों से संरक्षण मिला हुआ है, और दैहिक जीवन जो है आपका उससे स्वतंत्रता है, या बिना कानून से आपको वंचित नहीं करेगा आपके जीवन से। अगर आपने अपराध किया और उसकी सजा मौत है तभी आपको मौत मिलेगी, अगर कानून में लिखा है। फिर उसके बाद आपातकाल अगर लगता है, जो भाग 20 में वर्णित है 352, 58, 60, इसमें कभी भी आपका आर्टिकल 20 और 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह हमेशा बने रहेंगे। यह प्रोविजन भारत के संविधान में पहले नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि 20 और 21 को कभी भी हटाया नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, फिर आलोचना किस लिए होती है इसकी, कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स पर अधिक सीमाएं लगाई गई, यानी एक हाथ से अधिकार दिया गया है तो दूसरे हाथ से छीन लिया गया। ये बिल्कुल सही है और अच्छा भी है कि आपको अधिकार मिला है धर्म की स्वतंत्रता का, इसका मतलब थोड़ी कि दूसरे धर्म को आप गरियाने लगिए। आपको अधिकार मिला है कोई भी व्यापार करने का, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप बम बना के कहीं भी फोड़ दीजिए, कहिए व्यापार करने का अधिकार है हमको, कुछ भी करने का। समूह बनाने का अधिकार है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आतंकवादी बनकर के समूह बना जाइए, देश से ब्लास्ट कर दीजिए, ये नहीं होगा भैया। तो होनी चाहिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स इसमें नहीं है, जैसे रोजगार का अधिकार, विश्राम का अधिकार, अवकाश का अधिकार, ये नहीं दिया गया है। तो कुछ संवैधानिक जानकार कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। शाब्दिक अस्पष्टता है, कई सारे शब्दों का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, जैसे आपका सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में कब रोकेंगे फंडामेंटल राइट को आप, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे, उचित प्रतिबंध क्या है ये पर डिफाइन नहीं है। महंगा उपाय, यानी अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कोई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो कैसे जाए भैया, इतनी लंबी प्रक्रिया, अंग्रेजी प्रक्रिया है, कोई हमको समझ में नहीं आ रहा। रामदीन और बुधई है गांव के, हमको अकल ही नहीं है कि कह क्या रही है सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे होगा। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार और हाई कोर्ट जो है स्थानीय स्तर के लैंग्वेज से आधार पे फैसला देने पर विचार कर रही हैं। फिर बात की वह कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर फंडामेंटल राइट को प्रभावित होना पड़ा, तो आपको पढ़ना चाहिए चंपकम दुलाई राजम, शंकरी प्रसाद मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल्स।
ये था आपका संपूर्ण फंडामेंटल राइट। इससे बियॉन्ड कहीं कुछ आने वाला नहीं है। ये पूरा होल कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो गया। मेंस का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संविधान एक हाथ से मूल अधिकार देता है और दूसरे हाथ से छीन लेता है, स्पष्ट कीजिए, तो अब आप बता नहीं लेंगे। अगर आपसे पूछे भारत का संविधान जो है बहुत सारे अधिकारों को दे करके कुछ अधिकारों को छीन लेता है, तो भी आप डिफाइन कर लेंगे। फिर कहा जाता है कि भारत का संविधान में जो मूल अधिकार है वह असीमित नहीं है, इससे आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में कहां तक संशोधन किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, ये भी आप बता लेंगे। फिर प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स तो आपके सामने ही हैं। तो कैसी लगी आपको फंडामेंटल राइट की इतनी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए द मेंटोर, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन और सब्सक्रिप्शन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे छूटे ना। जय हिंद, जय भारत।